बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सोहाब सर। होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वो इसलिए क्योंकि आज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है, यानी मंडे। तो आपका वीकेंड कैसा गुजरा वो तो मैं आपसे जानूंगी, पूछूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हरमीत सिंह का वीकेंड काफ़ी अच्छा गुजरा। सोलो स्क्रीन पर आपने उनको देखा, मैंने तो उनको देखकर बहुत इंजॉय किया। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं शो में उनको ज्वाइन नहीं कर सकी, लेकिन उनका शो कैसा रहा ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? हाउ वाज द शो? जी वालेकुम सलाम, सत गुड मॉर्निंग। बात आपकी दुरुस्त है। वैसे तो अगर हम बात करें तो शायद दोनों को ही नज़र लगी, और पहले मैं और उसके बाद फिर आप। लेकिन बहरहाल आप जो हालात हैं बेहतरी फील कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अगर हम देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद में अगर हम बात करें, एक तरफ तो सियासी गहमा गहमी है, लेकिन सुहा मौसम जो है वो किसी वक्त बारिश दोबारा आ सकती है, किसी वक्त बादल बरस सकते हैं। घने इस वक्त काले स्याह बादल इस वक्त इस्लामाबाद के उफक पर मंडला तो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बारिश होगी तो, क्योंकि ये जो वायरल अभी हम देख रहे हैं कि बीमारी फैल चुकी है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, तो उसमें दोबारा कमी आ सकती है। लेकिन आप लोगों को देखें ना, वीकेंड पे आप और मैं तो चले थोड़े अनवेल थे, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में स्नोफॉल देखने के लिए नॉर्दर्न एरियाज गए हैं। अगर आप पोस्ट देखें, स्टोरीज देखें, तो क्या सियासत में क्या ही हो रहा है उसके बारे में तो हमने डिस्कस करना ही है, लेकिन लोग एंजॉय करने के लिए ना स्केप लेके हमने देखा कि वीकेंड पे खासतौर पर बड़ी तादाद में लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज का रुख किया। और जिन काले बादलों की आप बात कर रहे हैं, खाली वो इस्लामाबाद को घेरे हुए नहीं है, लाहौर का मौसम भी इस तरह का ही है। तो लाहौर का मौसम रात से वैसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि लाहौर, ये तो आपको पता है मौसम वैसे ही अच्छा हो जाए तो बड़े कैश करने वाले लोग हैं, तो वो फिलहाल आज फर्स्ट वर्किंग डे भी है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने वीक का बेहतरीन तरीके से आगाज़ करें। लेकिन आज का दिन यानी मंडे और भी बड़े तरीकों से बड़ा अहम दिन है। अगर हम वजारत आला की बात करें तो इसके उम्मीदवार आज मैदान में हैं। आज हल्फ उठाया जाएगा। मरियम नवाज, जो कि कहा जा रहा है कि पक्की उम्मीदवार है वजारत आला की, और हमने देखा कि मियां इस्लाम इकबाल जो है वो कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से चूंकि पंजाब असेंबली पहुंचे ही नहीं, और उसके बाद अब हमारे पास नाम जो है वो राना आफ्ताब का है। तो मरियम नवाज वर्सेस राना आफ्ताब देखना आज है। आज मोस्ट प्रोबेबली इसका फैसला हो ही जाएगा। और एक और बड़ी अहम बात हरमीत वो ये कि फाइनली इस सवाल से हम निकल आए हैं कि हुकूमत साजी कौन करेगा, ये सोलो फ्लाइट हो नहीं सकती, कौन किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएगा। लेकिन एक पूरे सिनेरियो को अगर एक लाइन में हम नटशेल करें तो वो ये है कि 6 जमाती इत्तेहाद मिलकर भी इस वक्त अगर असेंबली की बात की जाए तो वहां पर 2/3 अक्सरियत भी नहीं बना पाया। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्या है, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। जवाद फैजी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। मॉर्निंग में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। हरमीत को भी बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग। हरमीत को ज्यादा क्यों? मुझे पहले ये बताएं, हरमीत को ज्यादा मॉर्निंग क्यों? तो जिसने ज्यादा मेहनत की है वीकेंड पे उसको ज्यादा बनती है ना। ओह दैट्स द स्पिरिट में वो। ठीक है सर, आप बताएं सर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? मौसम तो हमने डिस्कस कर लिया, काफी अच्छा है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ रही है। हुकूमत साजी के एक मरहले से निकल के अब हम स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं और आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अब सवाल ये कि अगर मरियम नवाज को वजारत आला मिल जाती है, जो कि बहुत उम्मीद है कि मिल जाएगी, तो जो चैलेंजेस हैं, ये जो क्राइटेरिया आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने सेट किया हुआ है, काफी अवामी है, लोगों में जाते हैं, बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, तो क्या ये पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है इसके तमाम तर मसाइल जो है वो एड्रेस कर सकेंगी मरियम नवाज साहिबा? देखिए, इतना आसान नहीं है एड्रेस करना, इतना आसान नहीं है मुश्किलात पे काबू पाना, इतना आसान नहीं है मसाइल को हल करना। बहुत बड़ा चैलेंज है, और खास तौर पे जब अपोजिशन भी तगड़ी हो और हंगामा आराई की नजर, मुझे तो नजर आ रहा है आइंदा सारा मामला पार्लिमानी जो है कि हर रोज जलसे जुलूस ही होंगे, हंगामे होंगे। उसके अंदर कैसे किया जाएगा, अब ये सोचना चाहिए मरियम नवाज साहिबा को और उनकी टीम को। और मैं बहरहाल ये जरूर उन्हें मशवरा दूंगा कि होगा, खातून होने के नाते हमारी आदत है, जो कि आदत बद है, कि हम फटाफट जो नाम दे देते हैं, जिस तरह तनकीद करते हैं, और खास तौर पे उनको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये डू और डाई वाली बात है कि अगर वो नहीं कर पाएंगी तो फिर आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर वो अपने वालिद साहब, अपने चाचू और इन सब से मुआवनत हासिल करें, और उनकी टीम के अंदर बहुत जिम्मेदार लोग भी हैं, बड़े सीनियर लोग भी हैं, मंजे हुए लोग भी हैं, तो इस वक्त तो उन्हें ये करना होगा। ये उनकी आखिरी इनिंग्स होगी अगर वो कुछ ना कर पाए तो। ये मैं जरूर डॉक्टर साहब, एक और चीज जो हमने देखी है खासकर पंजाब के हवाले से, बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे।
जो साहब अगर हम देखें पंजाब के हवाले से मोहसिन नकवी साहब जो इलेक्शन कराने आए थे, जिन्होंने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिन्होंने लाकानूनियत, फिर एक वजीर इत्तलात, एक साबिका सहाफ़ी जो है उसको रखा गया था, जिस तरीके से वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे टेलीविजन पे, तबाही उन्होंने तो फेर दी। अब मरियम नवाज साहिबा की अगर हम बात करें, वो जिस तरह एग्रेशन उनमें पाया जाता है, गुस्सा उनकी पर्सनालिटी में है, पुलिस की जो वीडियो वायरल होती है खवातीन पर तशद्दुद करते हुए पंजाब में, जो हम ये चीज़ें सारी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसी एग्रेशन से अगर पंजाब की हुकूमत, क्योंकि बदले की एक आग जो हमें नजर आती है हर जो शुरुआत से हमें नजर आई, पहले ही इजलास जब बुलाया गया उसमें जिस तरीके से नारेबाजी की गई, सो आपको नहीं लगता कि ये गम और गुस्से पर अब काबू पाना होगा मरियम नवाज साहबा ने, क्योंकि पंजाब से ही निकलता है वफाक का रास्ता, तो अगर आपने वफाक तक पहुंचना है और बड़ी कुर्सी पर विराजमान होना है तो? देखिए, आपने भी बात की आमिर मीर साहब की, आपने बात की मोहसिन नकवी साहब की। वो रवैया मरियम साहबा को लेके नहीं चलना चाहिए, वो रवैया भी लेके नहीं चलना चाहिए कि अकेला बंदा कंटेनर पे खड़ा और कैमरास लगे हों और अन्यवाह तकरीरें हो रही हों, बिल जलाए जा रहे हों, कब्रें खोदी जा रही हों, कफन लहराए जा रहे हों, चीन के प्रेसिडेंट का दौरा नाकाम बना दिया जाए, उन्हें वो भी नहीं लेके चलना। उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं लेके चलनी चाहिए जो पाकिस्तान को मसाइल की दलदल में मजीद वो धंसती चले जाए, हम वो नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज साहबा हो, शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, वो जरदारी साहब हो, बिलावल हो, वो एमक्यूएम वाले दोस्त हो, मसला ये है कि जज्बात की बजाय सोच से और सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने होंगे। अगर यही होगा कि उसने मेरे साथ ये किया था, मुझे जेल में डाला था, तो अब मकाफात अमल तो सबके सामने है, यहाँ ना इद्दत ना मुद्दत ना शिद्दत, पता नहीं क्या कुछ, हम किधर चले गए हैं, हम बहुत जवाल पजीर हो चुके हैं, हमें अब लगता ही नहीं है जुर्म जुर्म, हमें बद इखलाकी लगती नहीं है। इन हालात में चाहिए ये कि मरियम नवाज साहबा अपने जज्बात पे कंट्रोल करेंगी, मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं आगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ना मेरे पास सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन बताइएगा जैसे आप कह रहे हैं ना कि वी गेट यूज्ड टू इट ना, अब हमें आदत हो गई है इस चीज की, लेकिन आप बताएं कि ऑब्वियसली बिफोर इलेक्शन आप भी फील्ड में गए, आपने लोगों से इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत की, आपको पता है कि लोग क्या सोचते हैं। इस दफा जो हमारा टर्नओवर था वो बड़ा जबरदस्त था, हम 12 करोड़ रजिस्टर्ड, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है इस लिहाज से कि रजिस्टर्ड वोटर हमारे पास है। अब आप क्या समझते हैं कि अवाम की, खासतौर पर पंजाब के अवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक क्राइटेरिया तो शहबाज शरीफ ने सेट किया है, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वीडियो पिक्चर सोशल मीडिया पे उनकी आती है, वो बारिश हो, पानी हो, पोलियो हो, वो बाहर निकलते हैं, एक्टिव है, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस क्राइटेरिया को जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है उसको मीट करना या उस तरह से अवामी होना, अवाम की एक्सपेक्टेशन आप क्या समझते हैं? जिन्होंने वोट दिया है, चाहे जिसको भी दिया हो, अब वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो आवाम की हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, ये बिजली के बिल जो भारी भरकम सर पे लाद दिए गए हैं वो कम हो, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। IMF की शराइत है, अभी मजीद बिजली ने महंगा होना है, मसाइल बढ़ने हैं, लेकिन ये जो वादा किया था नवाज शरीफ साहब ने कि हम ये देंगे, नौकरियां देंगे, घर देंगे, या करोड़ घर तो छोड़ दे, 50 लाख नौकरियां छोड़ दे, या 50 लाख नौकरियां, ये वादे चल पड़े हैं, ये मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा जा चुका है। ये एक ऐसी दस्तावेज बन चुकी है कि लोग पूछेंगे, लोगों के मसाइल हैं, उनके बच्चों के मसाइल हैं, उनके स्कूल्स हैं, उनकी फीसेज हैं और बहुत कुछ है। मैं जहां जहां गया हूं, मैं NA1 चित्राल से चला था और गहरे पानियों तक, समंदर तक मैं गया हूं, मैं एक हल्के में पहुंचा, लोगों से बातचीत की, इंटरेक्शन मेरा हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त मुझे नजर आया अपनी दानिश जी, वो ये है कि एक तो महंगाई, बेरोजगारी, और दूसरा, मैं सच्ची जो बात है दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि दूसरा बद इखलाकी, बदतमीजी। अब हमें छोटे बड़े की तमीज नहीं रही। वो कहा गया था कि बड़े की इज्जत करो, छोटे पे शफकत करो, लेकिन ना शफकत है छोटे पे, ना बड़े की ताज़ीम है, हमारे मुंह जाहिर बात है, बेरोजगारी, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जिस तेजी से आ रही हैं, तो आपको पता है कि कल आपके इल्म में है कि जाहिलियत इतनी उरूज पर हो चुकी है कि हम एजुकेशन की बात आपने की, आपने हेल्थ की बात की, तो लाहौर में जो कल का वाकया था, पूरी दुनिया में जग हंसाई हमारी हो रही है। इंडिया जो है उनके सारे चैनल ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, तो जाहिर बात है, आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं हम एक और डगर पे चल पड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम ये देख रहे हैं कि एक तो कोरम पूरा नहीं है, असम्बली अगर बात कीजिए मखसूस नशिस्तों का मामला, इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि इस चीज को दोबारा टालने की कोशिश कर रहा है।
क्यों इतनी जल्दबाजी हो रही है? हम देख रहे हैं कि वहां पे वज़ीर आला भी नामजद हो गया, स्पीकर भी नामजद हो गए, सारी सिचुएशन वहां पे तो हो रही है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे बड़ी तेजी हो रही है कि सदर जल्द से जल्द जो है नामजद होना चाहिए, सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले या बाद में। ये सूरत हाल आपको क्या नजर आती है? और ये मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ क्या ये उड़ नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट के? क्योंकि माजी में हमारे पास मिसालें हैं। देखिए, मुझे यही लग रहा है अमित के हर मसले को हम ना अदालतों के दरवाजों तक लेके जाना चाहते हैं, और चाहते ये हैं, मैं तरफैन की बात करूंगा बल्कि तरफीन की, जितने भी अतराफ हैं सब ये चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो हो जाना चाहिए, जो कि किसी भी मसले का हल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को डेफिनेटली अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए और ईवान सदर को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, जो जल्दी है ना, आप जो कह रहे हैं कि जल्दी क्यों है, वो जल्दी की वजह यह है कि सारे अपनी अपनी जगह पे बैठ के ये चाह रहे हैं कि एक जगह फिट हो के उसके बाद देखिए मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर आईएमएफ की जो तलवार है ना वो लटक रही है। और अगर ये वोट लेके आ गए हैं, या जो भी, मैं उस तरफ नहीं जाता किसको कितने वोट मिले, अब जब ये मुज्तमे हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो इनकी कोशिश ये है कि एज अर्ली हम किसी ना किसी ट्रैक पे चलना शुरू कर दें। हम बैनुल अक़वामी सतह पे भी, आईएमएफ के हवाले से भी, और खारजा ताल्लुकात को बेहतर बनाए। देखिए, पैसे तो कहीं से आने हैं ना, इन्वेस्टर को भी तो बुलाना है। लिहाजा ये मुझे जो लग रहा है, यहाँ आप भी मेरे कुलीग हैं और हम यहीं फिर रहे होते हैं इस्लामाबाद में, मुझे जो लग रहा है वो यही है कि एज अर्लीस्ट जितनी जल्दी हो सके ये अपनी जगह पे बैठें और काम शुरू करें। अच्छा जवाब साहब, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात के अकॉर्डिंगली। अब देखिए, ये मामला तो यहाँ तक पहुंच गया है ना कि लेटर और सूनर अब तो बैठना ही है ना। वो तो अब हमारे सवाल भी और डिस्कशन भी कहीं और चली गई है। चले, हुकूमत बन गई, 2/3 से बनी, 2/3 कम से बनी, अक्सर से बनी, नहीं बनी, मिलके बनी, 6 जमातों का इत्तेहाद, ऑल दो बन जाएगी। अब आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने कहा नहीं बल्कि कहा है कि खत लिख दिया है मैंने, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आईएमएफ को खत लिख दिया उन्होंने। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ऑल दो अगर इस हुकूमत के पंजाब की हो या सिंध की हो या केपीके की हो, आईएमएफ के बगैर क्या पॉसिबल हो सकेगा? या अगर आईएमएफ वो खत कंसीडर करता है, सो व्हाट इज नेक्स्ट? मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह कंसिडर हो सकता है। अब देखिए, 2017 तक तो ये था कि इसहाक डार साहब ने ये दावा किया था कि आईएमएफ की हमें जरूरत ही नहीं, और फिर उसके बाद हमने ये भी सुना था कि खुदकुशी कर लूंगा, मैं ना जावा, लेकिन वो भी खुदकुशी भी कोई नहीं हुई। अब उसी को खत भी लिखा जा रहा है, गुलाम भी नहीं है और उसकी गुलामी भी कबूल नहीं है, फिर खत भी उधर ही लिखना है। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी कोई बात करूं कि अलीमा बाजी मुझे भी मिले और दो डाले कि तेनू तमीज नहीं है कि तू 33 साल बाद भी साफी नहीं बन सका। लिहाजा मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त हमारे जो गले के इर्द गिर्द जो रस्सी इतनी तेजी शदीद बांध दी गई है ना, और हमने खुद बांधी है, किसी और ने नहीं बांधी। लिहाजा अब उसको खोलना कैसे है, हमें मुतबादल रास्ते इख्तियार करना होंगे, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। SIFC काम कर रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि आके क्या ये जो अभी आपने 6 जमाती बात की या जितनी भी जमातें उसमें होंगी, वो आके मईशत को ही सबसे अहम और तरजीह देंगे और उस पर चल पाएंगे। इनकी पॉलिसीज क्या हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम जिस गर्दाब में है, जिस दलदल में है ना, वो औखा पैंडा है, औखा रहा है, और उस पे चलना भी पड़ेगा। हम कट ऑफ भी नहीं हो सकते दुनिया से, हम ये मामला छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन मुझे अभी बहुत सारी मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके पैंडे, लम्बियां सियासत दिया, हम क्या ही करें, सियासत की तो रास्ते ही बहुत लंबे हैं। लेकिन चले, आपने बड़ा बेहतरीन कमेंट किया इस पर जवाद साहब, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू सो मच। आखिरी एक बात कहना चाहूंगा जी सर। आपने जरूर की बात की थी, बिफोर यस्टरडे आई वेंट आजाद कश्मीर, और सच्ची बात है, मैं उस जगह डाक बंगला में रहा, उस बेड पे सोया और सारी रात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बातें करता रह गया रूहानी तौर पे। तो बड़ा कुछ पूछ रहे थे, बहुत कुछ पूछ रहे थे कि मैंने दिया क्या था, और तुमने वो, किसी ने कहा था ना कि अब इसमें जहर मिलाओ कि तुम मिठास पियो, पहाड़ काट के वो जुए शीर छोड़ गया। बड़ा कुछ पूछा उन्होंने, और मैं कसम से शर्मिंदा वापस आया कि नहीं बाबा जी, असी इस काबिल नहीं है। We got emotional on this, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for being here. अच्छा हरमीत, बाबा साहब इस बात पर बहुत एम्फेसाइज कर रहे थे, आपने नोटिस किया है कि बदअखलाक़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। और जिस केस की, जिस सिनेरियो की बात आप कर रहे थे ना, कल एक केस जो हमारे सामने आया, ऑल दो सोशल मीडिया पर इस वक्त वो पोस्ट हो, इंस्टाग्राम हो, स्टोरीज़ हो, आपका कोई भी सोशल मीडिया साइट हो वहाँ पर सर्कुलेट कर रही हैं हमारी ASP खातून शहर बानो, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में उस वक्त वो किरदार अदा किया जो वहाँ पर मौजूद क्राउड में ख़वातीन को करना चाहिए था। लेकिन हम अगर मुश्ताइल उन तमाम लोगों की बात करें जो कि
इस क्राउड में मौजूद थे। अब केस और सिनेरियो कुछ इस तरह से था कि उस खातून ने एक लिबास ज़ेबतन किया था जिस पर उन सब लोगों के मुताबिक कुरानी आयात जो हैं वो दर्ज थी, लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पेजेस की जानिब से उस लिबास की डिटेल्स शेयर की गई तो बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर सिर्फ अगर कहा जाए आम जुबान में, आम फहम गुफ्तगू पर, तब लोगों को समझ आनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ उस पर अलिफ बे लिखी हुई थी, कुछ हरूफ लिखे हुए थे। लेकिन चूंकि लोगों ने ये एज्यूम किया कि कुरानी आयात लिखी हुई है, वो मुश्ताइल हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा हमने अपने तरीके से हैंडल करना है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद फ़ौरन 15 पर कॉल की गई, ASP शहर बानो वहाँ पर पहुंची और उस खातून को मुश्ताइल लोगों के हजूम से निकाल कर फौरी तौर पर ले गई। सोहा, मुझे आज इस SP का हेरोइक रोल देख के मुझे हिंदुस्तान के एक सिख नौजवान याद आता है जब वहां पे वहशी दरिंदों के सामने एक मुसलमान को पकड़ा गया और उसे जय श्री राम के नारे लगाने की कोशिश की और वो सरदार साहब जो थे उन्होंने पकड़ लिया, उन भीड़ से उसने उस नौजवान को निकाला और उसकी जान बचाई। कल इस खातून को जो मैंने देखा, यकीन माने ऐसी बहादुर ऑफिसर्स की हमें जरूरत भी है, लेकिन बहरहाल साथ में हमें पढ़े लिखने की बहुत जरूरत है। आप ये अंदाजा लगा लें कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में लोग जो है गली कूचों में मूत्र विसर्जन किया करते थे, पेशाब किया करते थे, हिंदी में मूत्र विसर्जन उसे कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि अरबी जो लैंग्वेज है मुख्तलिफ जुबानों में वहां पे लिखना शुरू किया। वहां पे ये मामला हुआ कि वो गली कचरे जहां से स्मेल आती थी वहां लोगों ने पेशाब करना छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ऐसे अल्फाज का चुनाव वहां पे किया था। अब हमें यह समझना होगा कि भाई साहब 40 ममालिक में अरबी बोली जाती है, उसमें भी इसी तरह जुबान है, उसमें उसी तरह लैंग्वेज है जो मैं और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे जो लफ्ज हलवा है, हलवा का मतलब है खूबसूरत, मीठा, जो हमारे मौलवी साहिबान को बहुत पसंद भी आता है हलवा। सो बहरहाल इस किस्म की चीज आना, इस किस्म की मुठभीड़ और फिर अपनी अदालत लगा लेना, अपना फैसला ठोस देना, ये कौन सा कानून है, कौन सी इंसानियत है। इसीलिए तो बारहा इस्लाम को जो मैंने मुताला किया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने तो बारहा ये फरमाया है कि आप इल्म हासिल करो, आप पढ़ो, आप लिखो, आप सर्च करो। ऐसे जाहिल हम बन चुके हैं कि पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है, पूरी दुनिया में आर्टिकल ये वाली बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम लैक ऑफ अवेयरनेस की बात करें तो यकीन करें बार बार शहर बानो वहां पर खड़ी यही कह रही थी कि आपको हम पे यकीन करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते, इस चीज पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन हरमीत, जो पूरी दुनिया में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, हर जगह पर बात की जा रही है, एक और बात की जा रही है वो ये कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ ASP शहर बानो ने जिस तरह से उस वक्त परफॉर्म किया, जिस तरह से लोगों को काम डाउन किया, उनका एक क्रेडिट बनता है, खराज तहसीन जो है हर प्लेटफॉर्म पे उनको पेश किया जा रहा है और ये अप्रिसिएशन जो है वो डिजर्व भी करती हैं। ऑल्दो हम कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करें और उनके भी जो कमेंट्स हैं वो अपने शो में जरूर शामिल करें। अभी हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, पंजाब के बाद अब चलते हैं सिंध, क्योंकि सिंध का वज़ीर आला आज मुंतखब हो जाएगा और हमारे पास जो नाम है वो है मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी के। लेकिन फिर MKM ये भी कहती है कि भाई हम भी अपना वज़ीर आला लेके आएंगे। MKM की तो मिसाल ऐसे है कि बहुत ख्वाहिशें ऐसी हैं जिन पर हर ख्वाहिश पर अब दम निकल रहा है, लेकिन दम निकल ही ना जाए। खैर, लेकिन इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। खालिद फारूकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। अच्छा, इसके साथ साथ ना जाबिर वकास जी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पब्लिक न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि हम नहीं मिस कर सकते सुबह सुबह आपको पंजाब असेंबली की कैट वॉक दिखाना, जिसका एक क्लिप जो है वो हम आपको, वैसे आपने सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे जिसमें जो इस वक्त पंजाब असेंबली की खातून अराकीन हैं, खालिद साहब, वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही होती हैं माशाल्लाह, और अच्छी तो लग ही रही होती है, लेकिन साथ साथ उनके जो कमेंट्स किए जाते हैं वो उनके कपड़ों पे, उनके मेकअप पे, उनके बैग पे, उनकी हील्स पे। खवातीन को इसी तरह आना चाहिए, वजूद ज़न से है, बड़ी अच्छी बड़ी पंजाब असेंबली की तस्वीर में बड़ा प्राउड है खवातीन पे। और ये तो इससे ज्यादा प्राउड की और क्या बात हो सकती है कि जितनी खवातीन अगर इन ऐवानों में आती हैं और हम समझते हैं कि ये बराबरी की सतह, क्या बराबरी से ऊपर भी थोड़ा सा निकल जाए, तो इसमें प्राउड फील करना चाहिए। पसंद आएगी आपकी ये बात, पसंद आएगी। बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। सारे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त पंजाब असेंबली की वो स्टेयर्स जो हमेशा हॉट टॉपिक रहती है उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। तो जाबिर, आपको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग सोहा, आप बताइए।
गुड मॉर्निंग। ऑल वेल, यहाँ पे सब बिल्कुल ठीक है। जैसे आप क्या देख रहे हैं, वैसे पहले आप ही बता दें, राइट लेफ्ट कितनी गहमा गहमी है आपकी? आज आप देख रहे हैं कि सारे टाइम पे पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, आज जो गहमा गहमी है वो इस वक्त अपने टाइम के हिसाब से अरूज पर है और यहाँ पर जो है वो सीनियर मेंबरान असम्बली जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे राना मोहम्मद इकबाल जो कि साबिक स्पीकर रहे हैं पंजाब असम्बली के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और फिर उनके चंद लम्हे के बाद जो है वो साबिक डिप्टी स्पीकर जो है ज़हीर इकबाल चन्नट, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगता यूँ ही है कि कुछ देर में मलिक अहमद खान साहब जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जबकि जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की आप अभी बात कर रही थी कि वो बड़ा अच्छा लिबास पहनकर और रंग बिरंगे लिबास होते हैं और एक खुशनुमा जो है वो पहलू देते हैं इस इजलास को, तो उस इजलास के साथ जो है वो मामला जो है वो जुड़ चुके हैं। जो वज़ीर आला नामजद की गई हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज, जिनका इंतखाब आज 11 बजे के बुलाए गए इजलास में होगा, तो इस हवाले से जो है वो लगता यूँ ही है कि अब चूँकि CM जो है वो एक खातून होंगी तो मज़ीद जो है ख़वातीन के जो है वो जो इस वक्त जो सूरत हाल होगी वो मज़ीद खुशनुमा नजर आएगी। इस बार हम मरियम औरंगजेब को मेन स्ट्रीम मीडिया यानी वहां पे तो देखेंगे पंजाब में, लेकिन वफाक में कम देखेंगे। उसकी वजह ये है कि उज़मा बुहारी बड़ी वोकल हैं और इसी तरह मरियम औरंगजेब साहबा भी, तो ये राइट लेफ्ट जो है मरियम नवाज साहब क्योंकि जाहिर बात है ये भी अकबर की तरह दो रतन में आते हैं, क्योंकि इनका काम बड़ा जबरदस्त एक्टिव रोल रहा है खवातीन को एंगेज करने में, फिर मीडिया को एंगेज करने में। तो मरियम नवाज साहबा ने भी ये डिसाइड किया कि ये उसके आसपास ही रहे। खालिद फरूकी साहब, इस सारी सिचुएशन में आपसे जानना चाहेंगे सर, सिंध असम्बली में कल हमने देखा ये सारी सिचुएशन, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है जावेद लतीफ साहब भी कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं, जावेद लतीफ साहब सर गिरा कर रहे हैं कि इदारों के सरबराह तो हमारे साथ है, नीचे कोई साथ नहीं दे रहा है। किसके सरबराह आप कह रहे हैं? सर इदारों के सरबराह देखिए ना, वो तो खैर इदारों के सरबराह ये तो डिस्कशन में आनी नहीं चाहिए ये बातें, क्योंकि इदारे तो हर हुकूमत के साथ होते हैं और इदारे हुकूमत का हिस्सा होते हैं और इसलिए जावेद लतीफ साहब जाहिर है सियासी बयान उन्होंने दिया और सियासी बयान उन्हें देना भी चाहिए, देते भी रहते हैं। बाकी है कि जब भी हुकूमत का सिस्टम चलता है तो हुकूमत में के सिस्टम में इदारे जो होते हैं एक मेन पिलर के तौर पे उनका हमेशा किरदार रहा है और वो अदा करते हैं। हमारी दुआ तो ये है कि स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के अंदर आए, जो हम बेयकीनी सी देखते रहे हैं इलेक्शन के नतीजे में और इलेक्शन से पहले भी जिस तरह की गुफ्तगू होती रही। अब हमारी दुआ तो ये है कि स्टेबिलिटी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो इस्तेहकाम की है। ये मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हम इस इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएंगे, हम ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि हमने अपनी जो वोट लिया आवाम से, आवाम के वोट का हम हक अदा कर पाएंगे। देखिए ना, हर मुल्क जब हुकूमत हर वक्त ये बात करती है कि हमें IMF से ये लोन लेना है, ये लोन लेना है, ये हमें कर्जा लेना है, कर्जा आप किसके सर पे ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? अवाम के लिए ले रहे हैं। अब कर्जा पे किसने करना है? वो अवाम ने फिर पे करना है। लेकिन अगर आप कर्जा लेके अवाम को सहूलतें नहीं दे सकेंगे, इस्तेहकाम मुल्क को नहीं दे सकेंगे, गैर यकीनी का खात्मा नहीं कर सकेंगे, तो फिर अवाम के अंदर मायूसी फैलेगी। पाकिस्तान के अवाम को जितनी ज़रूरत इस वक्त ये इस इस्तेहकाम की है, शायद ही इस मुल्क को माजी में कभी पहले इतनी रही हो। आज हुकूमत की सबसे बड़ी तवज्जो जो है, मैं तो ये भी कहूँगा लाइटर मूड में, कि जहाँ जहाँ जितनी मुखालफत इस हुकूमत की हो गई, अब मेरे ख्याल के मुताबिक बड़े भाई के तौर पर हुकूमत को एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए और जो मुखालिफिन है उन सबसे डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उनसे बात करें। भाई नाराजगी है क्या, किस इशू पे है? आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी हो जाएगी। तो ये बारी जो है, अगरचे वो बारियों का मामला नहीं, लेकिन ये है कि अवाम ने आज हमें मुंतखब किया, कल आपको कर लेंगे। खालिद साहब, बारी की जब आपने बात की ना, तो देखिए बाकी दीगर सियासी पार्टीज, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सो दे आर नॉट कन्विंस्ड ऑन दिस पॉइंट कि हम बारियां लगा लेते हैं। ये सही बात है, दे आर नॉट कन्विंस्ड ऑन दिस पॉइंट ना, कि अगर हम नून लीग की बात कर रहे हैं कि नून लीग तो ये कन्विंस करने की एक कोशिश, नाकाम कोशिश करती रही है और कर भी रही है, लेकिन इस सारी सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि चले पंजाब असम्बली की गहमा गहमी तो भी हमने देखी, लेकिन आपको पता है उसके साथ साथ सिंध असम्बली की भी हम बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत काफ़ी हेजिटेट कर रहे हैं इजलास बुलाने से। सो व्हाई वी आर सो लेट अगेन? हम पहले काफ़ी देर कर दिया। देखिए, एक तो ये पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक आज मुराद अली शाह जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे और तीसरी बार वज़ीर आला सिंध वो बनेंगे और मुसलसल तीसरी बार वो उनकी टेन्योर जो है वो आ रहा है। अच्छा,
दूसरी बात यह है कि जो आपने असेंबली, कौमी असेंबली के इजलास की बात की, तो इसमें ये तवक्को तो की जानी चाहिए कि सदर मुमलिकत जो हैं वो छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज जो हैं उनके नज़दीक बड़े होंगे, लेकिन कौम इस वक्त चाह रही है कि इलेक्शन के बाद असेंबली का इजलास बुलाया जाए, पार्लियामेंट अपनी मामूल की जो कार्रवाई है उसमें जाए। और 29 तारीख जो है ये लास्ट डेट है, यानी जो दिन मुकर्रर किए गए होते हैं इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद 29 तारीख तक इजलास बुलाना जरूरी है। पर देखिए यहाँ फिर एक बार फिर जो तनाव की कैफियत है, अपना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यानी जो जीतने वाली पार्टियां हैं और सदर का ताल्लुक, क्योंकि माजी में होना तो माजी में चाहिए था कि वो पीटीआई से उनका ताल्लुक था, क्योंकि जब सदर बन जाता है कोई तो उसके बाद उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मुमलिकत का सदर होता है। तो अगर सदर पाकिस्तान अपना कोई मौका बरकरार रखे हुए हैं और उनका ख्याल ये है कि वो कोई रुकावट खड़ी कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें वो कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि ये इख्तियार अब स्पीकर को है कि वो सब एक और चीज जी हरमीत हमारे साथ ना जुल्फिकार अली बदर साहब मौजूद हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं अपनी सवाल। जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको जुल्फिकार साहब एक और चीज जो हमें नजर आ रही है खासकर सिंध के हवाले से तो हम बात करेंगे। कल परसों जो फुटेज हमारे सामने है, एहतजाज करने वालों पर जिस तरीके से बड़ी बेदर्दी से खासकर खवातीन पर लाठीचार्ज हुआ, आने वाला दौर जो हमें लगता है, खासकर इस वक्त ट्विटर तकरीबन एक्स जो है वो 11 दिनों से बंद है। पाकिस्तान में तकरीबन 7 करोड़ लोग जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक डाउन किया गया, नेट डाउन किया गया है। सर आने वाली गवर्नमेंट में आप भी शामिल हैं, तो क्या इस किस्म की चीजें जब होंगी और बड़े बड़े ऐसे सख्त किस्म के इकदाम भी उठाने, तो क्या पीपल्स पार्टी उसी तरह डट के खड़ी होगी या फिर कहीं ना कहीं जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तो रिस्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने मॉर्निंग शो में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी सारे मामले के अंदर बहुत क्लियर है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो एहतजाज है होना चाहिए, लेकिन जिस किस्म का एहतजाज हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली में हार गई हैं और वो सड़कें ब्लॉक करके लोगों को तंग कर रही हैं, वो ज्यादती वाला मामला है। और पीपल्स पार्टी की जहाँ तक ये बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और यहाँ ये जो आपने बताया एक्स बंद है या फेसबुक बंद है या और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, ये इंटरिम गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है। और पीपल्स पार्टी जैसे ही नई गवर्नमेंट चार्ज रिज्यूम करती है, फॉर्मेशन होती है नई गवर्नमेंट की, तो पीपल्स पार्टी अपनी आवाज उठाएगी कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको दोबारा से जो है ऑप्ट करना चाहिए, लोगों को तंगी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सारे इन प्लेटफॉर्म्स के को यूज करते हैं और जब ये बंद होते हैं हम लोग भी तंग होते हैं। तो पीपल्स पार्टी इस तरह के तमाम जो है, अच्छा जुल्फिकार साहब ठीक कह रहे हैं आप कि अगर आपका ये आप क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट आ रही है, ये पीपल्स पार्टी इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, अनकंडीशनल सपोर्ट है ये फेडरल गवर्नमेंट को लीडर ऑफ द हाउस को चुनने में, और कोई लेजिस्लेशन होनी है उसके अंदर, इस गवर्नमेंट को लीड शहबाज शरीफ साहब करेंगे और उनके अपने कैबिनेट टीम मेंबर्स होंगे। अच्छा सर, देखिए आपने वैसे सवाल मैं ना यही आपसे करना था जिसका आपने पहले जवाब दे दिया है कि आप बड़े क्लियर हैं इस पॉइंट पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस एजेंडे पे बहुत क्लियर है कि काबीना में हम नहीं बैठेंगे, सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, हुकूमत बना देंगे। यू गाइस आर वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। बट स्टिल जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत में आएंगे, चीज़ें हमारे इक़्तिदार में होंगी, हम आवाज़ उठाएंगे, हम चीज़ों को एड्रेस करेंगे, ऐसे मौके तो बाद में भी बहुत आएंगे जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसे मसाइल को एड्रेस करना पड़ेगा जिसके लिए काबीना में बैठ के या काबीना का हिस्सा होकर उन मसाइल को हल किया जा सकता है, जो कि आम अवामी मसाइल है। तो मुल्की मुफाद के लिए आपको किस तरह से लगता है कि एक सिस्टम में ना होकर ही आप उस चीज़ के लिए काम कर सकेंगे? देखिए, हमारी जो आवाज़ है, हम जब आवाज़ को रेस करेंगे, ख़ास तौर पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, नेशनल असम्बली में, सेनेट में या दीगर असम्बलीज के अंदर, तो वो आवाज़ भी मैटर करेगी। बिकॉज कोई भी ऐसी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती जो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर बना सके। तो पीपल्स पार्टी अगर एक अनकंडीशनल सपोर्ट कर रही है तो वो इसीलिए कर रही है कि जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट शामिल हो, और पीपल्स पार्टी कोई ऐसा इकदाम नहीं होने देगी। वो जरूरी नहीं है कि आप कैबिनेट का हिस्सा हो, क्योंकि लास्ट आप देखें कि जो 16 माह की हुकूमत रही उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। तो उस तमाम हुकूमत के बाद जो पॉलिटिकल डैमेज है दीगर पार्टियों को भी हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी हुआ, और उसके ऊपर फिर एक ब्लेम गेम थी
कि जी पीपल्स पार्टी की वजह से हम परफॉर्म नहीं कर सके, कोई कहता था कि फलाने की वजह से परफॉर्म नहीं कर सके। तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जुल्फिकार, एक और चीज अगर हम देखें इस वक्त जो रिस्क, जो सबसे बड़ा मसला है जुल्फिकार साहब, वो ये है, जुल्फिकार साहब अगर हम देखें कैबिनेट में तो आपने बैठना नहीं है, लेकिन आपने चुनना है, वज़ीर आज़म को करना है, वोट देना है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में अब IMF के बाद जो बड़े प्रोग्राम आने वाले उस पर बड़ी बड़ी तनकीद भी आवाम की जानिब से होगी। और अगर हम अवामी मैंडेट की बात करें तो यह अवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है, वाज़े तौर पर आपके सामने सारी चीजें, लेकिन एक अक़लियती हुकूमत, फिर आप अपोजिशन बेंचों पर, दीगर अपोजिशन भी तगड़ी, आप लोग कैबिनेट में नहीं है, इस सारी सूरत में प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी नून लीग सोच रही है, तो आपको तो मंसूर ही नहीं है, तो क्या इस मामले पर भी नुकसान होगा नून लीग को, या आप लोगों की तरफ से जिस तरीके से दबाव होगा, तो हुकूमत जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ख्वाजा आसिफ इसको रिस्क करार दे चुके हैं आप लोगों के साथ चलने को? देखिए, बड़ी क्लियर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात बता चुके हैं कि हम किसी भी किस्म की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। हम इसके अंदर सजेस्ट करेंगे कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कि कोई ऐसी कॉरपोरेट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जाए और इसका ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि कोई प्राइवेट सेक्टर से आके कॉरपोरेट सेक्टर की तरह जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन चलती है इसको रन किया जाए और इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो वी बिलीव इन मोरली इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन सेलिंग इट टू वन माफिया और कार्टल। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पहले इदारे, बैंक्स, प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, और आप वो देखें कि जिन लोगों ने लिया है तो वो किसी ना किसी माफियाज या किसी न किसी कार्टल का हिस्सा है, और वो लोग किसी न किसी नुमाइंदे की सूरत में आज तक ये इवन केयर टेकर गवर्नमेंट तक, तो वो कैबिनेट के अंदर कहीं ना कहीं से बैठे होते हैं और वो इस ताक पे होते हैं कि हुकूमत के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लॉसेस में जाएं और हम इसको बाद में खरीद के इसको प्रॉफिटेबल करें। तो ये प्री प्लान्ड एजेंडा है। इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर किसी को चेक करना है तो ये देख लें कि कौन लोग उन सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स खरीदते जा रहे हैं मार्केट से और उनको लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो बात आप जुल्फिकार कह रहे हैं ना मुसलसल कि प्राइवेटाइजेशन की मुसलसल आप उस पर तनकीद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसी ये जरूर है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, सिर्फ शफाफियत कम रही है। जहां पे शफाफियत कम हुई वहां पे ये कार्टेल या माफियाज आ गए, वरना ये तो दुनिया भर में होता है और पाकिस्तान में भी होगा। और मेरा ख्याल है ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मेक श्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही एक मेन टारगेट होना चाहिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। ये वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। प्लीज मुझे इस चीज से कोई ना रोके कि जब मैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की बात करती हूँ तो सबसे पहले मुझे इजाजत दी जाए कि मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूं, क्योंकि अब मैं अगर लाहौर कलंदर्स की बात करूंगी या इनकी सपोर्ट की बात करूंगी तो ऑडियंस यानी पब्लिक जो है फिर वो शुरू हो जाएगी मुझे ट्रोल करना। मैं ये सोच रहा था सुहा कि आप शुरुआत करेंगी कि हाँ मुझे थोड़ा सा रोने दे लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि लाहौर कलंदर ने रुला ही दी अपने जितने भी फॉलोअर थे, जितने भी शायकीन थे, और जिस किस्म के क्लिप्स हमारे सामने आते हैं तो मैंने तो फिर देखा कि माजी में हमें याद है कि उसके जो ओनर थे राणा साहब वो हमेशा रोया करते थे, कहीं ना कहीं आंसू टपक पड़ जाते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है हम देख रहे हैं कि खासकर जितने भी वहां पे क्रिकेट के शायकीन, खासकर लाहौर कलंदर के फॉलोअर्स हैं, वो हमें मायूस नजर आते हैं। हरमीत एक मैच भी नहीं जीता आपने। एक मैच जीतने की कीमत आप क्या जाने लाहौर कलंदर्स, लेकिन चले फिर भी अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतनी नाकिस कारकर्दगी ऊपर से रही सही कसर जो है वो हारिस रऊफ ने पूरी कर दी, जो कि PSL सीजन 9 से अब आउट हो चुके हैं। अगर हम टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त हम देखते हैं कि मुल्तान पहले और कोयटा दूसरे नंबर पर है। खैर इस सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पास हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस, हमारे साथ अहमद नजीब सती मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। और शकील खटक भी हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है पब्लिक न्यूज़ के और फील्ड में ज़्यादा मौजूद होते हैं और हमेशा हमें बताते रहते हैं कि सुबह कितना क्राउड था।
तो कितना लोग एक्साइटेड थे और कितना लोग अब मायूस होना शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अहमद, आपसे शुरू कर लेते हैं। सवाल तो यही है कि चले बाकी तो परफॉर्म कर रहे हैं, कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, लेकिन नज़र आ रहा है। अब आप क्या समझते हैं, क्या किया जाए लाहौर कलंदर्स का? कौन सी दवाई दी जाए इनको? वो एक ही दवाई रह गई जो शुफ शुफ नहीं होता, वही वाले साहब जो है कोई शुफ करे तो लाहौर को हो सकता है। उसके अलावा वो कहते हैं ना ये नहीं बच रहा लाहौर ले जाओ, इनका यही है कि भाई ये जो पहले 5 सीजन में ये करते रहे ना, जो लोग सर पकड़ के बैठ जाते थे कि करना क्या, एग्जैक्टली ये दे आर बैक टू देयर बेस्ट जो कि इस सीजन में कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ यार, ये कौन सी स्ट्रेटजी? मैं भी हैरान हूँ, खाली आप हैरान नहीं है। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी स्ट्रेटजी कौन बनाता है। कि इससे पिछले मैच में इन्होंने जादाद को सिकंदर रजा से ऊपर भेज दिया। इस मैच में एहसन भट्टी को जो है वो भेज दिया सबसे ऊपर, जादाद से, ब्राथवेट से, सिकंदर रजा से। अच्छा, एक तो ये बात ये कि देखिए, पता नहीं को गलत बताने वाला, जादाद इज नॉट एन ऑलराउंडर, ये रावलपिंडी का प्लेयर है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। वो एक बॉलर है जो कि थोड़ी हिटिंग कर लेता है, इज नॉट एन बैट्समैन। ये जो लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, एक मैच उसने 3 छक्के मार दिया अबरार अहमद को, तो यार उसकी लिमिटेशन है ना, वो छक्के मारेगा तो उसकी एक रेंज है, वो सिंगल डबल नहीं ले सकता। जब उसे छक्के नहीं लगेंगे वो क्या करेगा? इज नॉट अ बैट्समैन। तो पॉइंट इज दैट सिकंदर इज अ डेजिग्नेटेड बैट्समैन हु गॉट द एबिलिटी टू हिट द बिग शॉट्स। सर, वो आपका बेस्ट बैट्समैन अभी ILT20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर आया है। आपने उसे पिछले मैच में आखिरी ओवर सिकंदर रजा को नहीं दिया, आपने एहसन भट्टी को दे दिया, और इस मैच में आपने जो है वो एहसन भट्टी को ऊपर भेज दिया। लाहौर को मरवाने में जो है ना, हमेशा सबसे ज्यादा इनके PDP प्लेयर्स होते हैं। इनको अजीब सा बीमारी है, नहीं हमने PDP प्लेयर खिलाना है, PDP प्लेयर खिलाना है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग वन थिंग, दैट योर PDP प्लेयर आर नॉट पार्ट ऑफ PCB नेशनल क्रिकेट सर्किट। वो आपके PDP के सेटअप की क्वालिटी कम है। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हो, पॉलिश नहीं होते हो, आपके PDP प्लेयर में वो क्वालिटी नहीं आती है। शकील खटक सती साहब जो फरमा रहे हैं, जाहिर बात है, हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस रही है, मायूस तो किया, सबको किया। अब आपसे जानना चाहेंगे पाजी, फखर भी हमें नजर नहीं आया उस तरह के फॉर्म में। एक तो बॉलिंग की अगर बात की जाए तो अब भट्टी साहब जो है उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं फखर साहब जो है, हम इंतजार में थे कि उनका बल्ला भी चलेगा, वो भी नहीं चला। क्या वजह है? दूसरी जानब हम स्पिन के हवाले से बात करें तो उस पर भी हमें कोई गिरफ्त मजबूत नजर नहीं आएगी। देखिए हरमीत, नो डाउट अहमद ने जैसे बात की है उसमें तो कोई शक ही नहीं है। कल हम भी यही सवाल पूछ रहे थे एक दूसरे से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे रसी एंडरसन, वहाँ पे भी यही सवाल हुआ था कि जहाँ पर आप लोगों ने एहसन भट्टी को भेजा, वहाँ पर आपके पास पावर हिटिंग अच्छी खासी तादाद में मौजूद थी। शाहीन कम अज़ कम उनसे अच्छी पावर हिटिंग कर लेते हैं। फिर आपके पास सिकंदर मौजूद है, जैसे सती ने सारे नाम लिए आपके सामने। लेकिन कलंदर्स का इस पूरे PSL सीजन में हमें अभी तक कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया। जो एक टीम होती है, जो एक जेल होकर खेलती है, हमें वो नज़र नहीं है। अगर एक लड़का परफॉर्म करता है तो बाकी टीम नहीं करती है। कल रसी ने परफॉर्म किया, सेंचुरी की है, PSL की पहली सेंचुरी थी, बाकी पूरी टीम ने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आप फखर की बात कर रहे हैं सिर्फ ना, लाहौर ने स्कोर अच्छा किया है पूरे PSL सीजन में। आप 4 मैचेस देखें पहले उठा के, कल वाले को निकाल के, लाहौर ने पहले बैटिंग की है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, कराची किंग्स के खिलाफ 175, मुल्तान सुल्तान 176, कोयटा ग्लैडिएटर्स 187, इस्लामाबाद यूनाइटेड 195। उनके बॉलर्स ने, अगर आप T20 में एक अच्छा खासा स्कोर तस्वर किया जाता है, उन्होंने अभी तक इन 4 में से एक बार भी डिफेंड नहीं किया। पेशावर के खिलाफ उन्होंने कल बैटिंग की तो पेशावर ने 211 रन का टारगेट दिया, लाहौर ने 203 रन बनाए थे। तो उनके बॉलिंग, स्पेशली जो बॉलिंग यूनिट था लाहौर कलंदर्स का, उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा मरवाया है। क्योंकि आप अगर इतने रन डिफेंड नहीं कर रहे तो आप बैटर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आपके बैटर्स ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। जैसे आप फखर का नाम ले रहे हैं, बाकी भी तो बैटर्स हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इस बार कलंदर्स के। लेकिन उसके बावजूद जो बाकी पूरी टीम का हम स्कोर देखें तो स्कोर इतना दिया था कि वो कम अज कम बॉलर्स को डिफेंड करना चाहिए था। ना ही कप्तान शाहीन से कोई बॉलिंग हुई, जमान से, हारे से, ये इलीट बॉलिंग समझी जाती है पाकिस्तान की, क्योंकि ये सिर्फ लाहौर कलंदर्स की अच्छी बॉलिंग नहीं है, यही बॉलिंग लाइनअप आपके पाकिस्तान टीम का है। आगे एक बार फिर से न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है, फिर आयरलैंड, इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। सबसे जो बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है ना, वो T20 वर्ल्ड कप का है, क्योंकि कलंदर्स तो जीत नहीं रही है। अब अगर आप फिर इसी बॉलिंग अटैक के साथ जाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर चलें, ये तो PSL है, यहाँ तो
शायकीन जो लाहौर के हैं सिर्फ वो अपने दिल को तसल्ली दे लेंगे कि नेक्स्ट सीजन आएगा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आप क्या करेंगे? अच्छा, इस वक्त तो हमसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। यही सवाल जो है ना मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड है, और ये पब्लिक कर रही है सवाल आपसे कि आप अगले टारगेट्स तो देखें, अपने आगे आने वाली सीरीज तो देखें। तो आप अगर ऐसे करेंगे चले हम तो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाहर वाले डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा एक T20 में नाम है, एक रैकेट मौजूद है। एमर, आप क्या समझते हैं जब हम बात करते हैं बार बार इस चीज़ के बारे में कि लाहौर कलंदर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। शुरू में याद है आप ही हमारे शो में हमारे साथ थे, आपने कहा नहीं कॉम्बिनेशन इट सीम्स टू बी लाइक गुड, इट्स फाइन, समझ आ रहा है कि अच्छा कर लेंगे। तो अब क्या हुआ है? अगर हम टारगेट देखें तो वो भी ठीक दिए जाते हैं। T20 में इतना ही हो सकता है, कोई छोटा टारगेट नहीं होता 211 का। देखिए मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स है इनकी हर कॉम्बिनेशन। देखिए इनका बना हुआ कॉम्बिनेशन था, कोई कहते ना कि ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਵੜ ਦਿੱਤਾ है। ये लाहौर कलंदर ने किया इस पर। ये जनाबे आली इन्होंने इनका सेट पैटर्न है कि यार अब्दुल्ला शफीक इनका माना हुआ ओपनर है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, जो कि स्टेबल प्लेयर है, जो इनको अच्छी ओपनिंग करके देता था पिछले सीजन में भी। और अब्दुल्ला शफीक जो है वो उसके पास एक स्पिनर के खिलाफ अच्छे शॉट है, फास्ट बॉलर के खिलाफ। इन्होंने पहले की किया जनाब, उन्होंने मिडल आर्डर से पीछे खिडाया, एक दिन उन्होंने उन्होंने बिल्कुल पीछे खिडाया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कहा ਇੱਥੇ भी हो सकता है अच्छा खेल ले, टीमों बाहर करो। अच्छा उसके बाद जनाब आप फखर जमान प्रूवन प्लेयर है कि उसको ओपन पे प्रॉब्लम होता है T20 में। लाहौर कलंदर के लिए सवाए एक सीजन के वो पाकिस्तान से भी पूरे करियर T20 में स्ट्रगल करता रहा है। उसको पाकिस्तान ने इसी वजह से अभी रिसेंटली चौथे नंबर पे खिलाया मिडिल ऑर्डर में कि वो स्पिनर पे बहुत अच्छी स्लॉगिंग करता है। सारी दुनिया ने जोड़ दिया लाहौर कलंदर को कि भाई उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, अब्दुल्ला शफीक को ओपन पे खिलाएं, आपकी टीम में स्टेबिलिटी आएगी, फखर मिडिल में आपको अच्छा खेल के देगा। लेकिन ये तो लाहौर कलंदर है, एक किस्ती मनन ये जदों तक ऑन द ट्रॉट 5-6 मैच ना हार जान, इन्हां दे दिमाग 'ਚ यकीन ही नहीं आंदा ओए ਅਸੀਂ हार गए हुण चेंज करो। तो ये बड़ा सिस्टम है कि इनका सब अच्छा। कल इमरान जूनियर खिलाया, कोई यॉर्कर कर रहा है, वो यॉर्कर पे यॉर्कर कर रहा है। पाजी एक चीज, पाजी सदी भाई एक और चीज जो चीज हमारे सामने आई, एक तो राशिद था तो पता नहीं टीम जबरदस्त थी, क्या वजह थी कि उनके ना होने की वजह से बहुत ज्यादा उनको मिस भी किया जा रहा है। फिर स्पिन का जो मैंने जिक्र किया, जो सवाल मैंने खटक साहब से पूछा था कि स्पिन पर भी कोई काबू हमें नजर नहीं आता, कोई स्पिन बॉलर भी हमें कोई कामयाब नजर नहीं आता। ठीक है बैटिंग आपकी अच्छी रही है, रन आपने अच्छे बनाए, लेकिन बॉलिंग बड़ी मेन चीज थी जिस पर हमें नजर कोई उस तरह नहीं नजर आई, उनकी गिरफ्त मजबूत। इसी के साथ साथ ऐड कीजिएगा मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए, सर मुल्तान सुल्तान अपनी सरजमीन पर तो छा गया, अब आगे जाके बाहर निकलना है, तो दोनों कैसे देखती है दोनों चीजों को आप? अच्छा ये जो स्पिनर है, देखिए आइडली ये था कि राशिद खान का ड्राफ्ट में पता था कि वो इंजरी का शिकार है, तो उनकी जो शिरकत है वो डाउटफुल है। इन्होंने ड्राफ्ट में शायद राशिद खान को इसलिए लिया कि इसको हम रख लेते हैं, उनको पता था आएगा नहीं, क्योंकि हम इससे अगले सीजन की प्लानिंग करते कि हमारे हाथ से राशिद खान ना जाए। लेकिन जब आपको पता वो नहीं आएगा या डाउटफुल है, तो आपको एक अच्छा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। चले वो भी आपने सिकंदर रजा को ले लिया, लेकिन साथ एक और तगड़ा स्पिनर आपको पहले रख लेना चाहिए था। राशिद के बैकअप में उन्होंने नहीं रखा। लिंडा आपके सामने, ये जॉर्ज लिंडा बाद में आए हैं। फिर आपने सिकंदर रजा को दूसरा से आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब मैं अगर मुल्तान सुल्तान पे आऊं, तो जब से ये तरीन कंसोर्शियम ने मुल्तान सुल्तान को टेक ओवर किया है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि ये बड़े प्लानिंग के साथ आते हैं, वेल प्लान्ड आते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। वेरी सेंसिबल टीम। और यही है कि मुल्तान में तो उनका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। मुल्तान से बाहर निकल के शायद उनको थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन ओवरऑल भी ये सबसे ज्यादा वेल बैलेंस टीम, और प्लानिंग जो करके आते हैं उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो ये कोई मुझे भी हैरानगी नहीं हुई, मुल्तान सुल्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इस चीज का गवाह है। ठीक है। अच्छा शकील, आप चूँकि हम डिस्कस कर रहे थे, चले हमने लाहौर कलंदर्स को काफ़ी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी वो सती वाली बात के कुछ 5-6 मैचेस हारने के बाद दे गेट अ वेकअप कॉल कि भाई नहीं अब हम हार गए, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो खैर आप वो कह भी रहे थे कि मैं प्लेयर्स के साथ बैठा हुआ था, तो उनको एहसास होता है सख्ते में 1 घंटे जाने के बाद कि अब हमने ज़रा अपने कमरों में भी जाना है और अगले मैच की तैयारी भी करनी है। लेकिन पॉइंट टेबल पर आ जाते हैं, मुल्तान पहले और कोयटा दूसरे नंबर पर है। हम पहले ही कह रहे थे कि दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आप क्या देखते हैं इस पॉइंट टेबल को? देखिए सबसे पहले तो आप कहेंगे वेकअप कॉल की ज़रूरत है। अभी मेरा ख्याल है कि लाहौर की लीना उनको सोया ही रहने दें, उनको जगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5 मैचेस आप हार चुके हैं। अब आपका प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के इम्कानात ना ऐसी है कि आप वो कैसे कहते हैं, वो सुई ढूंढने वाली बात है। तो अब बिल्कुल भी उनके इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन। अभी फुली आउट नहीं है PSL से, लेकिन अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, बल्कि ना होने के बराबर मैं कहूँगा कि लाहौर अब प्लेऑफ में आ सकता है। कोई अगर कहेगा कि लाहौर दिफाई चैंपियन था, जो कि हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो अब उनको डिफेंड करना तो आप भूल ही जाएं इस टाइम पे। पॉइंट टेबल पे आते हैं तो मुल्तान सुल्तान सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। उनको सिर्फ 1 मैच में शिकस्त हुई है, और वो रिजवान की ही दोस्त
बाबर आजम ने उनको शिकस्त दी थी, पेशावर ज़ल्मी ने। तो उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 में से, हालांकि कोयटा की जो परफॉर्मेंस है सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मैं इस वक्त कोयटा की समझता हूँ, क्योंकि कोयटा मोस्ट अंडररेटेड टीम समझी जाती रही है। और जो पेपर वर्क पे अगर हम उनकी टीम को देखें तो इतनी कोई खास प्लेयर्स या बड़े बड़े नाम हम कहते हैं ना, वो नहीं थे। लेकिन जब से उन्होंने कैप्टन अपना चेंज किया, पता नहीं उन्होंने कौन सी एनर्जी ड्रिंक्स पिला दी अपनी टीम को कि वो भी अब एक बार फिर से विनिंग ट्रैक के ऊपर आ गए हैं सारे। फिर कराची किंग्स 3 में से 2 जीती है, 1 हारी है। पेशावर ज़ल्मी 4 में से 2 मैचेस जीती है और 2 में उनको शिकस्त का सतीमा जी, एक और चीज जो एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहे हैं शकील साहब, क्या पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कीजिए, टाकरा होने वाला है, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या चरसी तिक्का खा के पेशावर ज़ल्मी कोई कमाल कर सकता है? खाने की बात कर, देखिए पेशावर की टीम का कॉम्बिनेशन तो अब बड़ा अच्छा बन गया हुआ है, जो मुझे लगता है, क्योंकि अब साइम अयूब के ऊपर सवाल था कि वो फॉर्म में नहीं आ रहे, और डेफिनेटली साइम से भी जब यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी उनसे चिट चैट होती थी तो वो खुद फ्रस्ट्रेटेड थे, नजर आते थे साइम अयूब, और वो कोशिश कर रहे थे और बड़ी वो कहते हैं ना कि सख्त किस्म की ट्रेनिंग कर रहे थे। डैरन सैमी के साथ भी मुसलसल लगे होते थे और उनको मशवरे दिए जा रहे थे। और कल हमने देखा फिर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ उनकी फॉर्म वापस आई है, और यकीनी तौर पर अब शायद साइम को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे पीएसएल में हमें कुछ ऐसे लड़के नजर आए हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है। हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएसएल से कुछ ऐसा कंटेंट हमें जरूर मिलेगा, और वो मिलता भी ऐसी प्लेयर्स खुद समझते हैं। इवन हुनैन से मैंने पूछा कि आप पहला पीएसएल खेल रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पीएसएल ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर एक बार प्लेयर आ जाता है तो पूरी दुनिया की नजरों में आ जाता है, और हम अपने लिए सती भाई आपकी तरफ आएंगे जल्दी भाई। सोहा, अगर हम देखें सती साहब, एक चीज जो हम देख रहे हैं, बाबर की आउट क्लास आप कह सकते परफॉर्मेंस रही है अब तक, जो हम देख रहे हैं खड़का रहे हैं जबरदस्त तरीके से, और इन्हीं के दोस्त, उन्हीं के ओपनर जो हमें कभी नजर आते थे ओपनिंग में, अभी जोड़ी थोड़ी सी अलग हो गई। रिजवान को देखें तो ये भाई आने वाला जो है अब भाई वर्ल्ड कप है, तो उसमें इन दोनों की परफॉर्मेंस और कॉम्बिनेशन कितना फायदा पाकिस्तानी टीम इससे उठा सकेगी? देखिए दोनों जो भी आपके प्रॉपर टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है ना, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो बाबर आजम को देखें, कंसिस्टेंट गेम में कंसिस्टेंसी है, आप रिजवान को देखें, आप सऊद शकील को देखें, तो दे आर ऑल आर वेरी टेक्निकली सॉलिड प्लेयर्स। तो वो जो है ना वो चलो रिजवान थोड़ी सी स्लॉगिंग भी करता है, लेकिन जो प्योर में सऊद शकील या बाबर आजम की बात करूं तो देखिए वो टेक्निकल क्रिकेट खेलते हैं, गैप्स में खेलते हैं, ऑन मेरिट शॉट्स खेलते हैं, ये कोई स्लॉगिंग नहीं करते हैं। बाबर आजम का ये अभी जो पाकिस्तान टीम कॉम्बिनेशन ढूंढना ये चाह रही थी कि यार एक ओपन पे रहे इनमें से, और एक लड़का जो थोड़ा तेज खेलने वाला ज्यादा, जैसे साइम को ट्राई कर रहे थे, तो साइम की थोड़ी फॉर्म गड़बड़ हो गई थी। अभी मुझे यही लग रहा है कि मैं ये कहूंगा कि लोग बाबर को 3 पे ट्राई कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। बाबर का जो बेस्ट नंबर है वो आपका ओपन है। क्यों? क्योंकि बाबर गैप्स में खेलता है। बाबर जो है वो छक्के मारने वाला इतना प्लेयर नहीं कि उसे रिलेट करते हैं, आधे साथी छक्का रिजवान मारता है, क्यों उसकी रेंज में गेंद आए। बाबर टाइमिंग करता है, ये बाबर के साथ ज्यादती होगी, उसको ओपन से हटाएं, उसको ओपन कराएं, दिस इज द बेस्ट प्लेस। और मैं आपके प्रोग्राम में एक बात अभी बता दूं, ये रिकॉर्ड करके रख ले, ये जो आपके ओपनर्स हैं, ये बहुत सारे जो आपके बैट्समैन हैं, ये आपके सीपीएल में, क्यों ये वेस्ट इंडीज में, क्योंकि वो स्लो पिचेस हैं। पाकिस्तान में ये पिचेस बहुत बैटिंग पिचेस हैं, बैट पे अच्छा गेंद आता है, तो यहाँ पर टाइमिंग अच्छी होती है, वहां स्लो पिचेस आएगी, मुसीबत पड़ जाएगी। तो उसको जहन में रख के अपनी प्लानिंग करें सारी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है शकील। ये जो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं ना, प्लानिंग पे ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि लाहौर कलंदर्स हैं या बाकी दीगर टीम्स जो हैं वो उस पर लैक कर रही हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग है, आपने कहा था कि हमारे पास वैक्यूम ही इन दिनों का मौजूद होता है, जब हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं में निपटा दें, क्योंकि इसके अलावा और कोई पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई और टाइम पीरियड या कोई बड़ी टाइट किस्म की होती है हमारी, टाइट स्केड्यूल था। बट ऑल्दो अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले मैचेस में जो है हम देख रहे हैं कि फेस ऑफ भी कराची में है, फाइनल भी कराची में है, लाहौर और मुल्तान में मैचेस अभी हो रहे हैं, लेकिन ऑडियंस का जिक्र कर रहे थे कि ऑडियंस बड़ी एक्साइटेड है अभी भी। हालांकि लाहौर कलंदर की हार के बावजूद भी इस वक्त बड़ी तादाद में कल भी मैच देखने गए, ओवर द वीकेंड था शायद इसलिए। तो अवाम का रिव्यू क्या आ रहा है खास तौर पे? देखिए अभी तकरीबन 7 मैचेस लाहौर में हुए हैं, और 7 मैचेस में से कल जिस तरह की अवाम मैंने स्कैटर्ड देखी है ना, वो मैंने किसी और मैच में नहीं देखी। हालांकि पेशावर ज़ल्मी था, लाहौर कलंदर्स को जितनी सपोर्ट मिल रही थी उससे ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट मिल रही थी। और जब मैंने रीज़न जानने की कोशिश की, हम वहीं पर बाहर खड़े हुए थे लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर, तो मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 100 के करीब बंदों से जब मैंने पूछा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक 70 वर देम सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी। और पेशावर के झंडे भी कल आपको स्टेडियम में ज़्यादा नज़र आ रहे थे, और उसकी एक ही रीज़न थी कि हमारे किंग बाबर आजम, क्योंकि बाबर जहाँ भी खेलते हैं, चाहे वो कराची में खेलते हैं, शायद अगर कराची किंग्स के खिलाफ भी खेलेंगे ना तो पेशावर को ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलेगी। उसकी रीज़न यही बाबर आजम की, क्योंकि बाबर जिस टीम में जाते हैं, और पूरी दुनिया में हमने देखा कि चाहे वो BPL खेल रहे थे, श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलें, PSL खेलें, या पाकिस्तान की टीम से जहाँ मर्जी खेलें, तो बाबर को जो सपोर्ट मिलती है, और बाबर की वजह से फिर
पेशावर ज़ल्मी को इतनी सपोर्ट मिली, और पेशावर ज़ल्मी अब तो माशाल्लाह उनका कम्बिनेशन भी इतना अच्छा हो गया कि अब मुझे लग रहा है कम अज़ कम, हालांकि पहले मैं समझता था कि कराची और कोयटा दो ऐसी टीमें हैं जिनका प्ले ऑफ में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अब वो सारा कुछ शिफ्ट हो गया। अब मैं ही यूटर्न ले रहा हूँ कि लाहौर कलंदर से बाहर हो चुकी है, बाकी दूसरी टीम जो होगी वो तो देखा ही जाएगा। लेकिन बाबर कलंदर्स ने डेफिनेटली, हम कल जिस तरह से बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, हालांकि अमूमन ये होता है कि मैच में बड़ी सारी चीजें में एक साथ करनी पड़ती हैं, काम करने पड़ते हैं, कल फुल्ली फोकस हो क्या मैच देख रहे थे। आपकी तरफ आएंगे खटक साहब जो फरमा रहे हैं सर, अगर हम देखें सोहा ने जो बात की है, अगर हम कराची की बात करें, फाइनल वहां पे होना है, आखिरी इवेंट जो है, क्योंकि नजरें उस पर भी ज्यादा होती हैं। कराची किंग सर क्या हुआ? क्या हुआ कराची किंग्स में? कराची किंग्स का देखिए, उन्होंने थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेली है, लेकिन ये कि लाहौर ने भी उनको लास्ट मैच में जैसे उनका मैच हुआ था कि हेल्प आउट किया कि शाहीन मिस कैलकुलेट कर गए और स्पिनर को लास्ट ओवर दे दिया, अगर देना भी था तो सिकंदर रजा को देते। मेरा ख्याल है, मैं ख्याल जाहिर कर सकता हूँ, वैसे कहते हैं क्रिकेट में हतमी बात तो पहले कहना मुमकिन नहीं होती, कराची की टीम भी इतनी मजबूत नहीं है। ये अभी आगे जो टूर्नामेंट आप बढ़ेगा तो थोड़ी चीजें नजर आएंगी। मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग कहती है, अगर लाहौर बाहर होता है तो दूसरी टीम जो होगी वो कराची हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि होगी, पॉसिबिलिटी कराची हो सकती है। मुझे उनकी टीम में थोड़ी काफी कमजोरियां नजर आती हैं। कराची की टीम में इतना, उनके पास कोई मिडल में इतनी फड़क नहीं है। इनकी जिस दिन विकेटें ज्यादा उड़ेंगी ना तो मुश्किल हो जाएगी। जब स्पेशली बड़े टारगेट आएंगे ना, फिर कराची को ज्यादा मुसीबत पड़ेगी, क्योंकि इनके पास बीच में पोलार्ड, एक दो नामों के अलावा बड़े नाम नहीं है। शोएब मलिक एक खास स्ट्राइक रेट से ऊपर तेज नहीं खेल सकते हैं, तो कराची को आगे मुसीबत पड़ने वाली है। मुझे गट फीलिंग है। कराची का मतलब आपका कहने का मतलब ये कि लाहौर के बाद कराची की बात नहीं, कराची के अक्सर अभी तक हमें जो नजर है ना वो टीम गेम नजर नहीं आई। चाहे वो कलंदर से खिलाफ मैच था तो उसमें पोलार्ड ने उनको जितवा दिया, तो सिंगल हैंडेडली एक पेयर मैच आपको जितवा नहीं सकता जब तक के टीम एफर्ट ना हो। और कराची की टीम में हमें सिर्फ यही चीज की कमी मैं नजर आ रही है। शकील बाजी कह रहे हैं कि स्टूडेंट बिरयानी खा के अगर मैदान में उतरेंगे तो ज्यादा हो सकता है। बहरहाल हरमीत ने इस पूरे सेगमेंट में तीसरी दफा खाने की बात की, बिकॉज ये सब पैगाम देना तमाम लोगों को थी ना, बात कोल्ड ड्रिंक से शुरू हुई थी, तो हमने सोचा जो शहरों की सौगात है आप ये पैगाम दे रहे लोगों को कि अगर आप कराची में तो निहारी खाएं, लाहौर में तो पाए खाएं, और अगर आप पेशावर में तो जर्सी टिक्का खाएं, लेकिन खाना नहीं रुकना चाहिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। एक ब्रेक के लिए वापस आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वैसे हरमीत, अवाम के बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान है, महंगाई, बेरोजगारी है, लेकिन इसके अलावा एक और मसला जो कि अब बढ़ता चला जा रहा है वो है ओवर बिलिंग का। बिजली का बिल मौसूल होता है और लोगों की चीखें निकल जाती हैं, चाहे आप अच्छा कमाते हों या अच्छा ना कमाते हों, बिजली का बिल आपकी पूरी की पूरी तनख्वाह ले जाता है। ये ओवर बिलिंग का सिलसिला कब से जारी है? जब ये नेपरा को पता लगा तो अब कल ही ये खबर मौसूल हुई है कि नेपरा ने मुख्तलिफ लेस्को एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। और ये ओवर बिलिंग का फायदा आखिर किसको हो रहा था, ये एक सवालिया निशान है जिस पर सबसे बड़ी बात ये है सोहा, अगर हम बात करें तो नेपरा अभी तक सो रहा था और खराटे लेकर सो रहा था, जिसके हम देख रहे हैं कि अभी तक ये सब कुछ हो रहा था कि भाई लाहौर में अगर बात की जाए, दीगर हलकों में बात की जाए, तो वहां पर जिस किस्म की ओवर बिलिंग आ रही है, और फिर अगर ड्यूटी की बात की जाए तो इंतहा किस्म की आप ये कह सकते हैं कि करप्शन के साथ साथ सब वो पूरा का पूरा इदारा जो है सुस्त रवि का शिकार है, और बड़े बड़े करप्ट माफिया जो है वो लेस्को में बिठाए गए हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आपने दुरुस्त बात की कि पूरी तनख्वाह का पूरे महीने इंतजार होता है, और जैसे तनख्वाह आती है उससे पहले बिल जो आपके टेबल पर पड़ा होता है, तो आप सोचते हैं कि मैं बच्चों के लिए क्या घर का खाना लूं, मैं दवाइयां लूं, दीगर चीजें लूं, गैस का बिल दूं या बिजली का बिल दूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं, चूँकि इस्लामाबाद में मौजूद है मुर्तज़ा रोए, कॉरेस्पॉन्डेंट है पब्लिक न्यूज़ के, उनको हम आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सो हरमीत, ओवर टू यू अगेन। जी बिल्कुल, मुर्तज़ा रोए बड़े ज़बरदस्त किस्म के बीट रिपोर्टर हैं और काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आते हैं इस वक्त फील्ड में भी। मुर्तज़ा, ये जो सिचुएशन है, नेपरा इतनी लेट, अगर हम बात कीजिए इतनी देर से क्यों जागा? ये सिचुएशन जो हो रही है खासकर लेस्को में, और इतनी ज़्यादा करप्शन, और फिर जो आप फरमा रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे थे कि 5 मरले का घर जिसको 2 करोड़ रुपए का बिल दिया गया है। थैंक यू सोहा और हरमीत पाजी फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉपुलर शो। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल देता हूं कि अभी लाहौर में लेस्को की जानिब से एक 5 मरले का घर था और उसको 2 करोड़ और 35 लाख का बिल उन्होंने भेज दिया।
और फिर इसको बड़ी जो होशियारी के साथ लेस्को ने दबाने की कोशिश की, बड़ी चालाकी दिखाई, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि क्लेवरनेस ऑलवेज कैचेस ऑन, तो ये चालाकी भी उनकी पकड़ी गई और फौरी तौर पर वो जो गरीब शख्स था वो इस ज्यादती के खिलाफ बोला और फिर ये मामला सामने आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जो नेपरा है, मैंने रात को भी नेपरा के हुकाम से काफी इस पर तफसीली बहस की, क्योंकि नेपरा जो है वो इस वक्त ओवरऑल बिलिंग का जो मामला है उसको देख रहा है और उन्होंने सेपरेटली इस इशू पे बात नहीं की, क्योंकि ये भी 5 रोज पहले ये वाकया हुआ है। आप ये देखें कि इस वक्त जो नेपरा इंक्वायरी कर रहा है वो तकरीबन अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया, यानी शो कॉज तक अब बात पहुंच चुकी है। इससे पहले जो नेपरा ने इंक्वायरी कंडक्ट की थी और उसमें जो डिस्कोस थे उनको कसूरवार ठहराया गया था और उसके बाद नेपरा की जानिब से वजाहत तलब की गई इन तमाम डिस्कोस से और जो जवाबात आए, जितने भी डिस्कोस ने जवाबात दिए, नेपरा उन पर मुतमईन नहीं हुआ और नेपरा ने उसके बाद तमाम डिस्कोस को लेटर जारी किया और तमाम से ये कहा कि 1 महीने के अंदर कुछ सर्टन गाइडलाइंस उनको जारी की, 1 महीने के अंदर इन गाइडलाइंस पर अमल करें, नहीं तो उसके बाद फिर शो कॉज वाला मामला जो मैंने पहले डिस्कस किया वो होगा। लेकिन सबसे मजे की बात जो आपके लिए बड़ी हैरान कुन होगी, अभी जो 2-3 दिन पहले जो नेपरा की जानिब से सर्टन गाइडलाइंस जारी की गई हैं, एक डिक्लेरेशन भी उसके बाद जारी किया गया। उस डिक्लेरेशन में लेस्को के हवाले से जो आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि जो नेग्लिजेंस और इनकम्पिटेंस का मुजाहरा किया जा रहा है, उस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें जो डिक्लेरेशन में नेपरा ने यह कहा कि द बिलिंग रिकॉर्ड ऑफ लेस्को इज नॉट मेंटेन्ड बाय पीआईटीसी। अब आप जानना चाहेंगे कि ये पीआईटीसी क्या है? पीआईटीसी है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी जितनी भी जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज हैं, ये अपना जो बिलिंग रिकॉर्ड है वो इस कंपनी के अंदर मेंटेन करती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि लेस्को का जो रिकॉर्ड है वो इस पीआईटीसी से मेंटेन नहीं होता और इस पर नेपरा बड़ा जो है वो भड़म हुआ कि आखिर जो जितना भी बिलिंग रिकॉर्ड है, अब आप देखें ना कि जो जितनी आईटी सर्विसेज हैं, एक स्पेसिफिक जो कंपनी है, अगर आप उस कंपनी से ही वो सर्विसेज नहीं ले रहे या बिलिंग रिकॉर्ड ही उस तरह आप मेंटेन नहीं कर रहे, तो फिर आप इसी तरह ही देखेंगे किसी को 2 करोड़ 35 लाख का बिल आ रहा होगा। मुर्तजा एक चीज हमने माजी में देखा, जिस तरीके से लोग निकल आए, किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, किसी ने एहतजाज की, और अब भी सूरत हाल कुछ ऐसी मुझे लेस्को की जानिब से लग रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बारीक वारदातें डाली जाती हैं जिससे जो सार्फिन है उनको झटका लग जाता है जब ये बिल देखते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक चीज जो सबसे पहले जो की जाती है वो ये की जाती है, ओवर बिलिंग। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ओवर बिलिंग होती कैसे है। असल में जो बिलिंग रिकॉर्ड होता है वो 30 दिन के ऊपर होता है और अगर उसके बाद मीटर रीडिंग की जाए तो फिर उसके हिसाब से ओवर बिलिंग आती है। तो वारदात क्या डाली जाती है वो इस तरह की जाती है कि ओवर बिलिंग अगर 2 से 3 रोज के बाद जो मीटर रीडिंग की जाए और ओवर बिलिंग की जाए, उसका नुकसान क्या होता है कि जो प्रोटेक्टेड कैटेगरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है उसको बिल आ रहा है 1700 से 2000, लेकिन जब वो ओवर बिलिंग होगी तो उसकी कैटेगरी हो जाएगी नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी, और जिसको 1700 से 2000 बिल आ रहा है उसका बिल पहुंच जाएगा 7 से 8000, और जिसको 10,000 बिल आ रहा है उसका बिल 1 लाख तक पहुंच जाएगा। तो ये जो बहुत बड़ी वारदात जो लेस्को ने डाली है, इसमें जो नेपरा की जानिब से भी जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी कि इनके अफसरान जो है, एक तो लेस्को के अफसरान बहुत ज्यादा करप्ट है माजरत के साथ और करप्ट है और अच्छा मुर्तजा, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, ये वारदात है, बल्कि आपके डकैती है जो कि डाली जा रही है। आप देखें कि लोग बड़े परेशान हैं। हम तो चलिए एक डिस्कशन कर रहे हैं, आप टेक्निकल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना हमारे साथ, लेकिन आम आवाम के पास जाएंगे ना तो हरमीत जाए, मैं जाऊं, कोई आम बंदा मेरे घर आके ज़ारों कतार रोना शुरू कर देता है। मतलब हमारे घर के एम्प्लॉयज़, हमारे वर्क सर्कल के एम्प्लॉयज़ जो हैं, बाकायदा बिल देख के रोना शुरू कर देते हैं कि इस बिल का अब हम क्या किया जाए। ये ओवर बिलिंग है, टेक्निकल मसला है, कंपनी से काम करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आम आवाम का आखिर कसूर क्या है, ये एक पॉइंट है। अब इस पर कार्रवाई जो की जा रही है, बताएगा कि ओवर बिलिंग वाली डिवीजन्स और सब डिवीजन्स जो हैं, अब कहा जा रहा है कि उसके एक्सचेंज बदल देंगे, SDOs तब्दील हो जाएंगे। क्या इनके बदलने से सिस्टम बदल जाएगा? क्योंकि ऑन एंड ऑफ ये बात या ये किस्सा या ये जो कहानी है ये सर उठाती रहती है, हम देखते रहते हैं कि ये रुकता नहीं है सिलसिला। अच्छा सुहा, मैं आने से पहले ही सोच रहा था कि ये वाला सवाल मुझसे लाजमी पूछा जाएगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं इससे पहले, आप जानती हैं कि नेपरा के हवाले से जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि नेपरा एक डमी अथॉरिटी है, यानी कि जितना भी डिस्कोस की तरफ से उनसे इजाफा मांगा जाता है, नेपरा छुप करके एक हेयरिंग करता है और इजाफा दे देता है और बिजली का जो बिल है उसमें इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि नेपरा अथॉरिटी बड़े सख्त फैसले ले रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि जो 7 रुपए और 13 पैसे का इजाफा मांगा गया था, तो नेपरा ने क्या किया, पहली बार नेपरा ने
उन कंपनीज के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी करने का फैसला किया और उनसे ये कहा गया है कि आप ये बार बार इजाफा क्यों मांग रहे हैं और आपके अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जो नाअहली है उसका बोझ अवाम पर आप क्यों डाल रहे हैं। तो ये हम पहली बार देख रहे हैं कि नेपरा काफी सख्त है। अब दूसरी बात ये जो ओवर बिलिंग की है, तो ओवर बिलिंग में हमें अब नजर आ रहा है कि नेपरा जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहा है। नेपरा की जानिब से हमें क्लियर कट ये जो है वो बताया गया है कि जहां पर ओवर बिलिंग होगी, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जो नेपरा की जानिब से जब जो लेटर लिखे गए हैं उसके बाद काफी सारी जो कंपनीज हैं, डिस्कोज हैं, उनकी जानिब से ओवर बिलिंग कम हो चुकी है। लेकिन एक लेस्को है जिसमें बार बार ये फॉल्ट आ रहा है। अभी आप ये देखें कि इस एक महीने के अंदर भी कोई 10 से 12 केसेस लेस्को का जो रीजन है उसमें सामने आए हैं ओवर बिलिंग के। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेस्को में बहुत ज्यादा जो है वो बार बार फॉल्ट नजर आ रहा है। तो उस वजह से जो है वो आप कह रहे हैं कि नेपरा जो है इदारा है बड़ा सख्त किस्म का है, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा इससे पहले जो है हमारी जो आर्मी है उन्होंने भी इसमें कोशिश की कि इस मामला को सुधारा जाए और बिजली का ये मामला सेट होना चाहिए। अब जो सूरत हाल है नेपरा की का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या अभी जो लेस्को में करप्ट अनासर है जिनके हवाले से रिपोर्ट्स भी पड़ी है, क्या इनके खिलाफ हाथ डालने में क्या मुश्किलात है और क्या कमजोरी कहीं ना कहीं वहां पे जो लेस्को में बैठे हैं वो ज्यादा इनसे ताकतवर हैं या उनकी भी उतने कोई किससे बात हुई है जिसकी वजह से इन पर हाथ डालना बड़ा मुश्किल हो गया है? जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई थी तो उस वक्त हमने भी इसी तरह प्रेशर डाला था नेपरा पे। तो नेपरा की जानिब से हमें यह बताया गया था कि एक जो है मखसूस प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एक इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाती है और उसमें देखा जाता है कि जिम्मेदारान कौन है और उनका तायुन किया जाता है। तायुन करने के बाद उनसे वजाहत तलब की जाती है और अगर नेपरा जो है वो उस वजाहत पर भी मुतमईन नहीं है तो उसके बाद उनको लेटर्स जारी करते हैं और सर्टेन गाइडलाइंस जारी की जाती है और उनको एक टाइम लाइन दी जाती है कि आपने इतने अरसे के अंदर चीजें दुरुस्त करनी है। फॉर एग्जाम्पल, नेपरा ने इस बार क्या किया, नेपरा ने यह कहा कि ये जो आपका बिलिंग रिकॉर्ड है इसको खुदा के लिए आप जो है वो 30 दिन के जो बिलिंग रिकॉर्ड है उसके ऊपर लेकर आए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी टाइमली जो आपकी मीटर रीडिंग है वो नहीं चाहिए और इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अपना तमाम का तमाम जो बिलिंग रिकॉर्ड है उसको पीआईटी से जो है वो मेंटेन करें। और जो सबसे अहम बात वो ये है कि जो खराब मीटर हैं आप उनको जो है वो बहाल करें, उनकी मेंटेनेंस करें, क्योंकि खराब मीटर की वजह से भी ओवर बिलिंग हो जाती है। ये जो खराब मीटर्स हैं वो ज्यादा जो है वो बिल का बायस बनते हैं। तो नेपरा जो है वो ये कर रहा है कि ये सर्टेन गाइडलाइंस जारी करता है। उसके बाद जो नेपरा का जो स्टेज आता है ना एक्शन लेने का, वो होता है कि जब तमाम डिस्कोर्स गाइडलाइंस पर अमल नहीं करती उसके बाद नेपरा के पास कोई एक्शन, कोई और ऑप्शन नहीं बचता कि नेपरा फिर शोकाज नोटिस जारी करता है। और ये नहीं बचता मासिवाय शोकाज के, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पर हम जरूर बात करेंगे। डॉक्टर शुएब अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, एनर्जी एक्सपर्ट है, उनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि हम बात की कर रहे हैं कि नेपरा ने एक्शन लिया है इस चीज़ पे, कर ओवर बिलिंग की जा रही है, लेस्को चीफ से जवाब तलब किया गया इस हवाले से और काफ़ी जो है वो इंक्वायरी की जा रही है, लेकिन ओवर बिलिंग से अवाम शदीद परेशान है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम देखें कि सिवाय पाकिस्तान के दुनिया भर में रिटर्न मीटर जो इस्तेमाल किया जाता है उससे फ़ायदा ही होता है? एक टेक्निकल पॉइंट है कि हम अगर देखेंगे किसी चीज़ पर काम किया जा रहा है, यानी एटलीस्ट रिटर्न मीटर्स पर काम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हर कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद ये मसला क्यों सर उठाना शुरू कर देता है कि ओवर बिलिंग होती है और आवाम शदीद परेशान हो जाती है, ऊपर से बिजली इतनी महंगी है? देखिए, मैं अगर ना आप मुझे एक इजाज़त देंगे एक जुमला कहने के लिए, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आजकल ना मैं हर मौजू पे ये ज़रूर जुमला कहा करता हूँ कि हम खुशकिस्मती से उस निज़ाम में रहते हैं जिसमें आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आवे का आवा, ये अब मुझे बचपन में नहीं समझ आता था कि इस मुहावरे का क्या मतलब है, लेकिन अब जब जिंदगी के मामलात को देखा और अपने पाकिस्तान, अपने प्यारे अर्ज़ पाक के मामलात को देखा ना, देखिए एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, यानी इसमें ना ये टेक्निकल नहीं है। अक्सर ये होता है कि जब फीडबैक आता है ना प्रोग्राम का, तो कई दोस्त कहते हैं जी आपने बड़ी टेक्निकल बातें की, तो आम सी सादा सी बात किया करें ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा देखिए ये आज का दिन का मसला है, जिस दिन कंपनियां बनी थी उस दिन ये तमाम मामला तय नहीं हुए थे कि इनको अगर कैपेसिटी पेमेंट के बारे में वो इतने कॉन्शियस हैं वो कंपनियां कि वो बिजली प्रोड्यूस करें ना करें वो कैपेसिटी पेमेंट जरूर लेती हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए निज़ाम का, मैंने इसलिए कहा ये लफ्ज आवे का आवा बिगड़ा कि वो कैपेसिटी पेमेंट पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, लेकिन जब बात आती है बिलिंग की तो उसके अंदर उनका कोई रूल, कोई रेगुलेशन, वो किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती होगी एक सिस्टम की ना, कि जिसमें आप एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। अब मैं एक चीज आपके प्रोग्राम की विसातत से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज
कराची में, सिंध में और पंजाब में ना वजीर आला का इंतखाब हो रहा है। तो जो अभी हुकूमत आई है, इन्होंने कहा था कि जी हम 200 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम की विसातत से एक अपील करना चाहूंगा कि आप जनाब, जब आप हुकूमत बना चुके हैं तो ये लेस्को के मामलात या ये नेपरा के मामलात तो होते रहेंगे, लेकिन आप राय मेहरबानी ये जो 200 यूनिट का आपने प्रॉमिस किया है, ये तो आज अपनी पहली इफ्तिताई तकरीब में जो है ना, तकरीर में ये साहब आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत साजी आज हो जाएगी, आप लेस्को नेपरा ये सारी बातें ठीक कर रहे हैं, प्री प्लानिंग होनी चाहिए थी, बट ऑल दो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इस वक्त आवाम को बिल ज्यादा आ रहे हैं, बिजली पहले बहुत महंगी है और 2 करोड़ बिल आ जाना किसी घर का, 5 मरले का वो घर हो, मतलब ठीक है ओवर बिलिंग है, वो मसला रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कितना बड़ा आपका हमारा सिस्टम लैग कर रहा है, कहाँ इतनी डेफिशिएंसी मौजूद है कि हर दफा ये हो जाता है और सिर्फ हम इंक्वायरी पर आकर बात को रोक देते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं वन लाइनर, आपने देखा ना दुनिया में जहाँ टेलीमेटरिंग या दूसरे निजाम है, वहां पर ना लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर या जो लॉ कहीं ब्रीच होता है तो उस पर 0 टॉलरेंस है, 0 टॉलरेंस, यानी कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने गलती की तो यू विल बी पनिश्ड, पेनलाइज नहीं, पनिश्ड। ये कॉन्सेप्ट जब तक आपके यहाँ आपके प्रोसिक्यूशन सिस्टम के अंदर लूप होल होगा, जब आपका केस रेफर हो जाएगा अदालतों का और आप उसके बाहर मारे फिरेंगे और वहां से कल्प्रिट पास होके निकल जाएंगे, तो फिर जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जहां पर गवर्नेंस नहीं होगी, वहां पर ये निजाम आपको बार बार देखना पड़ेगा और वहां पे बार बार लोग खुदकुशियां करेंगे। आप अंदाजा करें ना कि लोगों की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो ओवर बिलिंग के नाम पर अब जो आपने बिल भेज दिया, जिस आम आदमी को, कॉमन मैन को नहीं पता कि मैंने इस बिल का क्या करना है, वो जाके खुदकुशी कर रहा है और ये खून उन हुक्मरानों के सर पर होगा जो हुक्मरान उस वक्त वहां पर इन चेयर मौजूद होंगे। तो ये खुदा के लिए अपनी आकबत को खराब ना करें। अभी तक हम यही बात कर रहे थे, जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से पूरी रिपोर्ट भी तैयार की और हमारे सामने भी रखी। एक तरफ तो आपने जो फरमाया, एक तरफ कहा जा रहा था कि 300 यूनिट फ्री होंगे, दूसरे दिन 200 तो 500 यूनिट अगर फ्री मिलते हैं तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है, आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन सर ऐसे में जो लेस्को की कोताहियां है, जो गलतियां हैं, वो तो सरेआम सामने आ रही है। दूसरी जानिब अब हम पे मजीद बिजली के जो बिल है वो मजीद उसके यूनिट्स महंगे होंगे, तो सर क्या तरीकाकार हो सकता है? क्या ये सिर्फ जमा पूंजी है जो इलेक्शन से पहले ही खर्च की जाती है और बाद में भी यही सब कुछ होगा, इदारे इसी तरह बिगड़े ही होंगे? आपने जो बात की कि आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, देखिए गवर्नेंस का इशू है ना, आज ये रिजॉल्व करें, आज ये कमिटमेंट करें ना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कुछ भी ना करें, आप ये झूठे मूठे और नारे लगाने के बजाय आप वहाँ खड़े होके आप सिर्फ ये कह दें कि जनाब हमने एक एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ना है और उसका किबला हमारा। देखिए मैं गुजारिश करूँ, आपको 28 साल दर्स व तदरीस में गुजार दिए हैं। मैंने पहले दिन जो बात पढ़ी थी वही आज के दिन भी मैं यही कहता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक्स होती है ना, ये जो इकोनॉमी, ये वाइज एंड 50 यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। दुनिया में कहीं पर भी रिसोर्सेज अबंडेंट नहीं, यानी ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि दुनिया में हर जगह हर निजाम के अंदर वाफिर मिकदार में रिसोर्सेज मौजूद है। रिसोर्सेज कहीं पर भी वाफिर मिकदार में नहीं होती, रिसोर्सेज का ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया में सेम है और उसी पर काम करके इदारे जो है वो चलते हैं, इसी वजह से हम जो है वो लैग कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन चलिए हुकूमत बनने जा रही है, होप फॉर द बेस्ट कि ये मसाइल जो है एटलीस्ट इस पर बात की जाएगी, उसके हल होने की बात तो हम बाद में करेंगे। आपसे लेंगे अब इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।